आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मुझे माफ़ कर दो भाईजान, माफ़ी का वक्त गुजर चुका है। गुजरे हुए वक्त को कौन वापस ला सका है? कोई नहीं, कभी नहीं। मैंने अपने खंजर के तशने लबों को मियाँ जायद की शाह के घाट पर रखकर सैराबी का मौका फराहम कर दिया। उसी वक्त मैंने बंगले के बाहर किसी गाड़ी के इंजन की आवाज़ सुनी। जल्दी मुझे अंदाजा हो गया वो एक नहीं बल्कि दो गाड़ियां थी जो बड़ी तेजी से बंगले की जानिब आ रही थी। इससे पहले कि मैं संभल कर किसी महफूज मुकाम तक पहुंच जाता, दोनों गाड़ियां बंगले के गेट के सामने आ रुकी। मैंने आओ देखा ना ताओ लपक कर उस बरामदा नुमा रायदारी में दौड़ गया। अपने अकम में मैंने गाड़ियों के बाहरी दरवाजे खुलने और बहुत से लोगों के उन गाड़ियों से उतरने की आवाज सुनी। वो जो कोई भी थे मियाँ जायद के दोस्त नहीं हो सकते थे। अगर वो दोस्त होते तो उनकी गाड़ियां बंगले के अंदर आती और उन्हें एहतरामों कुशादा दिली से वेलकम कहा जाता। उनका अंदाज तो ऐसा था जैसे पुलिस ने रेड किया हो। अगले लम्हे मेरा ये अंदाजा दुरुस्त साबित हो गया। मेरी समाज से मेगाफोन की आवाज टकराई। वहां से बंगले के मकीन को खुद ही धमकी दी जा रही थी। मलिक रऊफ, हमने तुम्हारे बंगले को चारों तरफ से घेर लिया है। इस वक्त तुम मुकम्मल तौर पर पुलिस के नरगे में हो, लिहाजा किसी किस्म की कोई चालाकी दिखाने की कोशिश ना करना। अपने साथियों समेत खुद को पुलिस के हवाले कर दो। तुम्हें सिर्फ 5 मिनट की मोहलत दी जाती है। फरार की किसी सूरत में नतीजा मौत है, भयानक मौत। मेरा ज़हन मियाँ जायद हुसैन और मलिक रऊफ के दरमियान सवालिया निशान पर अटक गया। मैं दौड़ते हुए बरामदा नुमा राहदारी के आखिरी सिरे पर पहुंचा तो मेरी समा से मेगाफोन की आवाज टकराई। पुलिस वाले अपनी धमकी को दोहरा रहे थे। इस बंगले के मालिक को मुखातिब करते हुए कहा जा रहा था, मलिक रऊफ, हमने तुम्हें जो मोहलत दी उसका 1 मिनट गुजर चुका है। अब तुम्हारे पास सिर्फ 4 मिनट बचे हैं। यह आखिरी वार्निंग है। इसके इख्तिताम पर सोचने, समझने और फैसला करने के लिए तुम्हारे हाथ में 3 मिनट का वक्त होगा। इस वक्फे में हमारी हिदायत के मुताबिक अगर तुम्हारी जानिब से मुस्बत रद्द-ए-अमल देखने में ना आया तो हम बंगले के अंदर दाखिल हो जाएंगे। एक बात कान खोल कर सुन लो, फरार की हर कोशिश खुदकशी के मुतरादिफ होगी। तुम्हारे बंगले को पुलिस के मुसल्लह जवानों ने पूरी तरह घेरे में ले रखा है। अगर किसी शख्स ने बंगले से बाहर कदम रखा तो बेदरीक गोलियों से उसे भून दिया जाएगा। मेगाफोन इस ऐलान के बाद खामोश हो गया। इस खामोशी की मुद्दत 3 मिनट मुकर्रर कर दी गई। ठीक 3 मिनट बाद पुलिस अंधाधुंध बंगले में घुस आती। मैंने अंदर से गेट को ताला लगा दिया, मगर ऐसे मौके पर पुलिस नाक करने या गेट खुलवाने के तकल्लुफ में नहीं पड़ती। रेड का मतलब है रेड। वो बासानी दीवार फांद कर बंगले के अंदर पहुंच सकते थे। वो बहुत नाजुक लम्हात थे और इसी दौरान में मुझे किसी महफूज मुकाम पर पहुंचना था। बंगले से बाहर निकलना इंतहाई खतरनाक साबित होता। पुलिस वाले यही समझते कि मैं मलिक रऊफ का कोई साथी हूँ। वो कोई सवाल किए बगैर मुझे शूट कर देते। फिलहाल मुनासिब यही था कि मैं खुद को बंगले में ही कहीं रोपोश कर लूं और जैसे ही मौका मिले यहाँ से निकल जाऊं। एक बात तय थी, बंगले के अंदर पुलिस की मुजाहमत करने वाला कोई नहीं था। प्रिंस सूट में मलबूस नकली मियाँ जायद गन बरदार असलम और बिल्कुल असली मियाँ जायद हुसैन अपनी तबी उम्र पूरी करके प्रिंस सूट में मलबूस नकली मियाँ जायद हुसैन गन बरदार असलम और बिल्कुल असली मियाँ जायद हुसैन अपनी तबी उम्र पूरी करके किसी और जहान में सुकूनत इख्तियार कर चुके थे, जबकि नकली मियाँ जायद का खामोश साथी और ड्राइवर दोनों शदीद जख्मी होकर बेहोश हो चुके थे। मेरे वजनी बूट की ज़रबों ने खामोश साथी का चेहरा मस्क कर दिया और ड्राइवर भी 3 घंटे से पहले होश में आने वाला नहीं था। इस सूरत में पुलिस बाहर का घेरा तोड़ देती और मुझे वहां से निकलने में आसानी हो जाती। मैं मुताद कदमों से चलते हुए उस दरवाजे के पास पहुंचा जिसके पीछे कुछ देर पहले मियाँ जायद रोपोश हुआ था। ड्राइवर ने इशारे से मुझे बताया था कि मियाँ जायद ने वहां बना ली थी। इस वक्त वो दरवाजा खुला हुआ था। मैं खुले हुए दरवाजे से कमरे में दाखिल हो गया। अंदर पहुंचकर मैंने दरवाजे को बंद करने की गलती नहीं की और अपने छुपने के लिए कोई मौजूद मुकाम तलाश करने लगा। वो कमरा एक शानदार बेडरूम था। तमाम लाइट शांत थी। 5 सेकंड में मैंने एक दबीज पर्दे का इंतखाब कर लिया। पर्दे के इख्तिताम पर कमरे के कोने में एक तवील व अरीज चौबी अलमारी रखी हुई थी। मैंने अलमारी के करीब से पर्दा हटाया और बड़ी महारत से उसके अकब में छुपकर खड़ा हो गया। मैंने अपने सामने पर्दा इस तरह बराबर किया कि अलमारी और पर्दे के दरमियान बनने वाली सलवटी झुरी से मैं बेडरूम के बेशतर हिस्से को बाआसानी देख सकता था। इस वक्त मेरा ज़हन मलिक रऊफ और मियाँ जायद हुसैन के दरमियान जिम्नास्टिक के करतब दिखा रहा था। पुलिस की धमकी के मुताबिक वो बंगला किसी मलिक रऊफ नामी शख्सियत की मलकियत था, जिसे छापने के लिए वो बाजमात वहां पहुंचे थे। मेरा ध्यान जाकर उसी प्रिंस सूट वाले दराज कामत शख्स पर टिक जाता था जिसने मुझे घेरने के लिए नकली मियाँ जायद का किरदार अदा किया था। अपने रूबदार और हरकतों सकना से वो बंगले का मालिक नजर आता था। मेरे ख्याल में वही मलिक रऊफ हो सकता था। उससे ये एक बात भी साबित थी कि पुलिस वाले मियाँ जायद हुसैन की वहां मौजूदगी से आगाह नहीं थे। मेरे पास वक्त बहुत कम था। सुबह 8 बजे मेरी फ्लाइट थी। मुझे 6:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचना था और इस वक्त मेरी रेस्ट वॉच में रात के 11:30 बज रहे थे। जब मैं आज शाम मियाँ जायद की तलाश में निकला था तो मुझे ये बात मालूम नहीं थी इस तलाश के दौरान में मैं किन किन कठिनाइयों से गुजरूंगा, इसलिए मैं मुकम्मल तैयारी से निकला था। मेरे बैग में हर वो शय मौजूद थी जिसकी मुझे जरूरत पड़ सकती थी। अगर मुझे बराह रास्त एयरपोर्ट भी जाना पड़ा तो परवाह नहीं थी और इसकी दी हुई मोहलत गुजर गई।
बंगले के अंदर बदसूर खामोशी और सन्नाटे ने पंजे गाड़ रखे थे। मैं बंगले के मकीनों पर गुजरने वाले हालात के बारे में सोच ही रहा था कि मुझे बंगले के आते में नकलो खमल महसूस हुई। फिर राहदारी में भारी भरकम बूटों की चाप सुनाई देने लगी। इस बात का वादे मतलब यही था कि पुलिस ने अपनी धमकी के मुताबिक ऑपरेशन शुरू कर दिया था। वो लोग बैरूनी गेट को बंद पाकर अंदर कूद आए थे। उनका ये अमल बहुत ही नपा तुला था और परफेक्ट था। इस बेडरूम का दरवाजा खुला रखने का एक फायदा ये हुआ कि बाहर की हरकत सकनात की सूती असरात बासानी मुझ तक पहुंच रहे थे। मैंने कम से कम 4 अफराद को बाहर चकराते हुए सुना था। चंद लम्हात के बाद उनमें से 2 अफराद ड्राइंग रूम की जानिब बढ़ गए। 2 राहदारी के आखिरी सिरे की तरफ बढ़ने लगे। मैं मतन गोश हो गया। राहदारी के उस समत पहले उन्हें बेहोश ड्राइवर का वजूद मिलता और उसके बाद मियां जाहिद हुसैन की खून आलूद लाश। मैंने बड़ी बेदर्दी से और पूरी सफाकी से उस नंग इंसानियत को ज़िबा कर डाला था। मैंने बड़ी बेदर्दी और पूरी सफाकी से उस जानवर को ज़िबा कर डाला। मेरे अंदाजे के ऐन मुताबिक पुलिस ने मुतज़क्करा बाला दोनों अफराद को दस्तयाब कर लिया। उसी वक्त ड्राइंग रूम की तरफ जाने वाले भी वापस लौट आए। ड्राइंग रूम में 2 लाशें और एक फर्द बेहोश पड़ा हुआ था। वहां से लौटने वाले पुलिस मैन बड़ी सनसनीखेज खबरें लाए होंगे। मैंने उन चारों को तेज आवाज में बातें करते हुए सुना। वो बंगले में मौजूद सूरत पर तबसरा कर रहे थे। उनमें से जो एक सीनियर था उसने तहमकाना लहजे में कहा, पूरे बंगले की तलाशी लो। मुमकिन है मलक रऊफ का कोई आदमी कहीं छुपा बैठा हो। इन काम से जाहिर हो गया कि वो मलक रऊफ का सुराग लगा चुके हैं। जिंदा, बेहोश और मुर्दा पाए जाने वालों में से कोई एक मलक रऊफ था और वो यकीनन मियां जाहिद नहीं हो सकता था। मुझे यकीन हो गया प्रिंस सूट वाला ही मलक रऊफ था। अगर उसने नकली मियां जाहिद का किरदार अदा किया तो उसका मतलब था कि वो मियां जाहिद हुसैन का बहुत ही खास आदमी था। अब वो मियां जी और उसका खास आदमी दोनों बहुत आम हो चुके थे। थोड़ी देर तक बाहर खामोशी रही। फिर 2 अफराद उस बेडरूम में दाखिल हुए जहाँ में एक दबीर पर्दे के पीछे दुबका खड़ा था। उन्होंने पहले मतलाशी नजरों से बेडरूम का जायजा लिया, फिर ड्रेसिंग के नजदीक रखी हुई कुर्सियों पर बैठ गए। इत्तफाक से ये बेडरूम की वो दीवार थी जो मेरी नजर के ऐन सामने थी। मैं बड़ी वजह से उन्हें देख रहा था। उनमें से एक की तोंद खासी सेहतमंद थी और ओहदे के लिहाज से वो इंस्पेक्टर था। दूसरा ASI था जो खासा चाको चौबंद और स्मार्ट दिखाई देता था। उसने बड़ा अलर्ट होकर कलाशनकोव थाम रखी थी। इंस्पेक्टर के हाथ में रिवाल्वर नजर आ रहा था। बेडरूम में इंस्पेक्टर की गंभीर आवाज उभरी, सरफराज। उसका मुखातिब ASI था। सूरत को बड़ी खूबसूरती से टैकल करने की जरूरत है, तुम मेरा मतलब समझ रहे हो ना? सरफराज नामी ASI ने पुरजोर अंदाज में गर्दन हिलाई और कहा, यहाँ जो कुछ भी हुआ है वो मलक रऊफ के किसी दुश्मन का कारनामा है। हमारे यहाँ पहुंचने से पहले वो काम दिखाकर चला गया। लेकिन सर, उसने बड़े शैतानी अंदाज में अपने अफीसर को देखा और बोला, ये कारनामा अब हमारे खाते में लिखा जाएगा। तुम बहुत तरक्की करोगे सरफराज, इंस्पेक्टर ने धीमी आवाज में कहा। मौकाशनास होने के साथ साथ इंसान को मौका परस्त भी होना चाहिए। दुनियादारी का यही उसूल है। इस उसूल को नजरअंदाज करके कोई शख्स तरक्की नहीं कर सकता। ASI ने एक आंख दबाई और मानी खेज लहजे में बोला, अब कहानी कुछ इस तरह बनेगी कि हमने मुनशियात के स्मगलर मलक रऊफ के अड्डे पर छापा मारा। मलक रऊफ और उसके साथियों ने गिरफ्तारी देने की बजाय डटकर पुलिस का मुकाबला किया, जिसके नतीजे में मलक रऊफ और उसके 2 साथी हलाक हो गए। 2 साथी शदीद जख्मी होकर बेहोश हो गए। सर, मैं गलत तो नहीं कह रहा? बात खत्म करके उसने सवालिया नजर से अपने ऑफिसर को देखा। तुम बिल्कुल ठीक समत में जा रहे हो, इंस्पेक्टर ने ताइदी अंदाज में कहा। लेकिन इस कहानी में रंग भरने के लिए बहुत से पहलुओं को जानदार बनाना जरूरी है। हमें इस बंगले के मुख्तलिफ मुकामात पर जरूरी फायरिंग करना होगी ताकि पुलिस मुकाबले का सही नक्शा निकल कर सामने आए। इस फायरिंग से बाहर मौजूद दर्जन भर कांस्टेबल की तसल्ली भी हो जाएगी। हमारे साथ बंगले के अंदर जो कांस्टेबल आए हैं उन्हें सुलझाने की जरूरत है। फिर इस बंगले से कुछ मुनशियात वगैरह भी बरामद करना है। और सबसे अहम बात, इंस्पेक्टर चलने में रुका, फिर बात जारी रखते हुए बोला, बाहर राहदारी में जो गर्दन कटी लाश पड़ी है, शायद तुमने उसे गौर से नहीं देखा सरफराज। सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ASI बोला। मैं वाकई अफरा तफरी में उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे सका। इंस्पेक्टर ने सनसनीखेज इंकशाफ किया। वो इस शहर की एक मशहूर सियासी और समाजी शख्सियत मियां जाहिद हुसैन की लाश है। मैंने उस पर निगाह पड़ते ही पहचान लिया। मियां जी को भी इस कहानी में बड़ी खूबसूरती और कारीगरी से फिट करना होगा। सर, आप बहुत समझदार कहानीकार हैं, ASI ने मस्का लगाया। आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं, ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है जिसे आप चुटकियों में अंजाम दे लेंगे। बात खत्म करते उसने चुटकी बचाने का अमली मुजाहरा भी कर डाला। कुछ करते हैं। चरबीली तोंद वाला इंस्पेक्टर उठकर खड़ा हो गया। आओ मेरे साथ। वो दोनों तेजी से बेडरूम से निकल गए। मैंने एक तवील सांस खारिज की और ताज़ा तरीन सूरत पर गौर करने लगा। यहाँ तो एक नया और सनसनीखेज खेल शुरू होने वाला था। मैंने अपने मुल्क की पुलिस के कारनामों के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। इस पर यकीन करने को जी नहीं चाहता था, लेकिन जब इस किस्म के वाकयात सामने आते तो शर्म से मेरी गर्दन झुक जाती। मैं ये नहीं कहता कि पुलिस का पूरा डिपार्टमेंट ही करप्ट है। यकीनन इस महकमे में भी ईमानदार, फर्ज शनास और कानून परवर लोग मौजूद हैं, मगर बहैसियत मजबूरी अवाम में इस महकमे के हवाले से तासर कुछ अच्छा नहीं पाया जाता। अच्छे पुलिस वालों की महदूद तादाद में अच्छाइयाँ बुरे पुलिस वालों की लामहदूद बुराइयों में कहीं गलत मलत होकर गलत सलत हो जाती हैं, जो कि अफसोसनाक बात है। इंस्पेक्टर की बातों से जाहिर हो गया वो मियां जाहिद हुसैन को एक समाजी और सियासी शख्सियत के तौर पर जानता था, मगर वो इस मरदूद की असल हैसियत से ना वाकिफ था।
मेरे लिए हैरत की बात ये थी, पुलिस वाले तो इन चीजों से भी वाकिफ होते हैं जो सिरे से इस दुनिया में मौजूद ही नहीं होती। इंस्पेक्टर एक फाल सिंडिकेट के रुए रवां से ना आशना था। ये बात नाकाबिले यकीन और समझ में ना आने वाली थी। उसी वक्त बेडरूम से बाहर बंगले के हाथे में कलाशनकोव्स के मौत बरदार कह के गूंजने लगे। मैं समझ गया वहाँ कौन सा ड्रामा खेला जाने वाला है। वो जो कुछ भी हो रहा था मेरे हक में बेहतर ही हो रहा था। मैं किसी कारनामे का क्रेडिट नहीं लेना चाहता। अगर ये सब कुछ इंस्पेक्टर और एएसआई के खाते में दर्ज होने वाला था तो मेरी बला से मेरे लिए खुश आइंदा बात तो ये थी कि अब फौरी तौर पर इस बंगले का मुहासरा खत्म होने वाला था। लिहाजा मेरे वहाँ से निकलने में बहुत कम वक्त रह गया था। कलाशनकोव्स के मजीद 2-3 ब्रेस्ट सुनाई दिए, फिर खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद बंगले के अंदर दर्जन भर अफराद दौड़ते हुए कदमों की आवाज उभरने लगी। मुहासरा तोड़ दिया गया। मेरे पर्दे के पीछे रहते हुए चंद लम्हे इंतजार किया। मेरी जानिब खामोशी का राज था। पुलिस वालों की आवाजें ड्राइंग रूम की तरफ से आ रही थी। मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं थी कि अब वहाँ कौन कौन सा ड्रामा रचाया जाने वाला था। मैं पहली फुर्सत में इस बंगले से निकलना चाहता था, लिहाजा दबे कदमों चुपके से पर्दे से बाहर आ गया। अगले 15 मिनट में नहायत एहतियात का मुजाहरा करते हुए मैं अकबी दीवार फांद कर बंगले से निकल चुका था। बंगले के अकबी हिस्से में और बंगले से बाहर गहरी तारीकी छाई हुई थी, लिहाजा मुझे किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। निसार शहीद पार्क तक मैंने पैदल सफर किया। फिर डिफेंस क्लिनिक के नजदीक से मुझे एक टैक्सी मिल गई। इस टैक्सी के जरिए मैं डेंटल क्लिनिक पहुंचा, जहां मेरी नीली शहराट खड़ी थी। इस वक्त रात के 12:15 बजे थे। मज़कूरा क्लिनिक का वक्त खत्म हो चुका था। मैंने गाड़ी में सवार होने के लिए दरवाजे के लाक में चाबी लगाई तो अपने कदमों के इंतहाई करीब किसी नरमो मुलायम शय की मौजूदगी ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। बेसाख्ता मैंने अपने पाँव को झटका। उसी वक्त एक मानूस आवाज मेरी समाज से टकराई, म्याऊं। अगली लम्हे डार्लिंग मेरे साथ मौजूद थी। बेइख्तियार मैं मुस्कुरा दिया। वो न जाने कब से वहाँ मेरी वापसी का इंतजार कर रही थी। वफाशुआर और फरमा बरदार इताअत गुजार बीवियां इसी तरह अपने शोरों की राह देखती हैं। इस वक्त मुझे डार्लिंग पर बहुत प्यार आया। मैं एक मिशन से कामयाब लौटा था। शायद इसी खुशी का असर था कि मैंने फरते जज्बात में झुककर डार्लिंग को अपनी बाहों में समेट लिया। वो म्याऊं म्याऊं करते हुए बड़े माशूकाना अंदाज में मेरे बाजुओं में अपना मुंह रगड़ने लगी। मुझे यूं महसूस हुआ किसी कारनामे पर डार्लिंग मुबारकबाद पेश कर रही है। मैंने फ्लैट में कदम रखा तो फोन की घंटी बज रही थी। दरवाजे को अंदर से लॉक करने के बाद मैंने सफरी बैग को सोफे पर फेंका और आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया। हेलो के जवाब में मुझे दूसरी जानिब शोएब गौरी की आवाज सुनाई दी। उसने पुरजोश लहजे में कहा, वहीदान तुम कहाँ रह गए थे? मैं आधे घंटे से तुम्हें ट्राई कर रहा हूँ। क्यों, खैरियत तो है? सब खैरियत है, उसने जल्दी से कहा। वहीदान तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, बल्कि ये खुशखबरी हमारे लिए मुश्तरका अहमियत की हामिल है। उसके लहजे में खासी सनसनी पाई जाती थी। मैंने कहा, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक आला क्वालिटी की न्यूज मौजूद है। ये वेरी हैप्पी एंड गुड न्यूज भी हम दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसरारी अंदाज में बोला, बताओ क्या खुशखबरी है? पहले तुम बताओगे, मैंने कहा। खुशखबरी का जिक्र पहले तुमने छेड़ा था। ओके ओके, वो मसरत अमेज लहजे में बोला। फिर उसने बताया, वहीदान मिस्टर नील आर्मर ने मतरूक कुएं का दफीना बरामद कर लिया है। क्या वाकई? मैं बेसाख्ता हैरत भरे लहजे में बोला, बिल्कुल ऐसा हो चुका है। वो कतिये से बोला, तफसील क्या है? मैंने पूछा। वो बताने लगा, जैसा कि तुम जानते हो 2 रोज कबल मिस्टर नील आर्मर मुझसे एक नहायत ही अहम मीटिंग करके रामपुर से अमृतसर रवाना हो गया था। यहाँ आने से पहले वो मौजूद रामचंद के चौधरी रामदास से तमाम मामला तय कराया था। आज शाम में नील आर्मर ने मुझे इतला दी है, वो लोग अपने मिशन में कामयाब हो गए। पाक भारत सरहद पर रामचंद की जमीन से मतरूक कुएं का फासला चंद गज से ज्यादा नहीं था। फिर मिस्टर नील आर्मर अपने साथ बेहतरीन टीम लेकर गया था, जिसकी महारत का मुंह बोलता सबूत कसीरुल मालियत सोने की बाजियाबी है। ये तो वाकई बड़ी खुशखबरी है, मैंने कहा। फिर पूछा, क्या उतना ही सोना बरामद हुआ जितनी हम तवक्को कर रहे थे? मिस्टर नील आर्मर के मुताबिक बाजियाब होने वाले सोने की कीमत हमारी तवक्को से कहीं ज्यादा है, शोएब गौरी ने कहा। और ये बात तो तुम अच्छी तरह जानते हो, गोल्ड के मामले में नील आर्मर की राय को चैलेंज नहीं किया जा सकता। वो एक मारूफ गोल्ड अकाउंट बैंक का मालिक है। हाँ ये तो है, मैंने कहा। मैं तो समझ रहा था इतना अरसा गुजर जाने के बाद पता नहीं इस दफीने की क्या हालत होगी। 20 साल कोई कम मुद्दत तो नहीं होती। शोएब ने कहा, खुदा का शुक्र है वो सोना अपनी असली हालत में हमारे हाथ लग गया है। वैसे कैनवस के उन 2 थैलों की नील आर्मर ने बहुत तारीफ की है, जिनमें सोने के बिस्किट भरे गए थे। वो 2 ही नहीं बल्कि 3 तय वाले थैले हैं, जिसकी वजह से इम्तदादे जमाने ने खजाने का कुछ नहीं बिगाड़ा। वो जिस तरह मतरूक कुएं में फेंका गया था, बिल्कुल उसी महफूज हालत में हमने हासिल किया है। वो एक लम्हे को सांस लेने की खातिर रुका, फिर बात जारी रखते हुए बोला, तुम्हें एक दिलचस्प बात बताऊं वहीदान? मतरूक कुएं के मुकाम पर इस वक्त सरसब्ज खेत लहला रहे हैं। वो तुम्हारे दुश्मन दरीना चौधरी नवाज़ अली की जमीन है, जिसमें फसल सर उठा रही है। चौधरी नवाज़ अली के जिक्र पर मैंने चौंक कर पूछा, शोएब, उस दफीने तक रसाई के लिए नील आर्मर ने अपनी टीम से जो जेर जमीन खुदाई करवाई है, वो नवाज़ अली की नजर से तो ओझल है ना? एकदम ओझल। वो कतिये से बोला, वो हमारी इस कामयाबी से यकसर बेखबर है।
मैंने ख्याल अफरोज लहजे में कहा, तुम्हारी बात दिल को लगती है। अगर मलिक नवाज अली को तुम्हारे मिशन की बनक भी मिल जाती तो वो हर किस्म की बड़ी से बड़ी रुकावट खड़ी कर सकता था। सोने की तलाश ने उसे नीम दीवाना बना रखा है। वो हर कीमत पर उसे हासिल करना चाहता है। अज़ामाबाद जब कभी उसे मालूम होगा कि उसकी बेखबरी में वो सोना उसकी जमीन के नीचे से पूरी इसरार अंदाज में कहीं और मुंतकिल हो चुका है, तो मुमकिन है उसके दिल पर दौरा पड़ जाए। मैं किसी भी सूरत उस वारदात की खबर उस तक नहीं पहुंचने दूंगा, शोएब ने संजीदा लहजे में कहा, क्योंकि अभी तो तुमने मलिक नवाज से दो हाथ करना है। मैं चाहूंगा कि वो दिल के दौरे से नहीं बल्कि तुम्हारे हाथों अपने अंजाम को पहुंचे। चौधरी नवाज अली के जिक्र ने मेरे जहन में साहिल का सरापा रोशन कर दिया। जहन्नुम मकानी मियां जाहिद हुसैन के आखिरी बयान के मुताबिक आज सुबह साहिल को बाई रोड लाहौर रवाना कर दिया गया था। वो कल सुबह लाहौर पहुंच जाती, उसके बाद दोपहर तक वो मौजूद रखवाली में होती। हम तकरीबन 7 लाहौर पहुंचने वाले थे। मेरी फ्लाइट 8 बजे की थी, जो ज्यादा से ज्यादा 9:30 बजे लाहौर पहुंच जाती। मुझे नहीं मालूम था कि वो किस प्राइवेट जीप में यहाँ से रवाना की गई थी और उसकी निगरानी के लिए मियां जाहिद हुसैन ने कितने बंदों को साथ भेजा था। जब मैं मियां जाहिद हुसैन से आखिरी मुकालमत कर रहा था तो मुझे जोश जज्बात में ये अहम बातें जानने का ख्याल ही नहीं रहा। वैसे एक बात तो तय थी कि दीगर अफराद के साथ नवाजिश अली का बेटा फैसल जरूर उस जीप में मौजूद होगा। पिछले दिनों कराची में उसके बड़े वादे आसार मिले थे, फिर अचानक वो खबरों में ना रहा। मैं उम्मीद कर रहा था कि गुलशन इकबाल वाले बंगले में उससे मुलाकात हो जाएगी, मगर वो वहाँ पहुंचने से पहले ही तारा के साथ निकल गया। नतीजे में मैंने पहले नजीब और बाद में तारा को उनके जायज अंजाम से हमकिनार कर दिया। हमारे दरमियान मजीद कुछ देर तक सोने के बिस्किट्स के बारे में गुफ्तगू होती रही। फिर मैंने पूछा, मिस्टर नील आर्मर कब वापस आ रहे हैं? अभी मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, शोएब ने साफ गोई से काम लेते हुए कहा। नील आर्मर ने मुझे आइंदा का प्रोग्राम नहीं बताया। वो इस कसीरुल मालियत सोने को किस तरह ठिकाने लगाएगा मैं नहीं जानता। वैसे मैं नील आर्मर की जानिब से मुतमईन हूँ, वो मेरा बरसों को आजमाया हुआ है। अगर तुम मुतमईन हो तो फिर मुझे भी कोई फिक्र नहीं, मैंने बेपरवाही से कहा। वो बोला, मुझे इस बात की खुशी है तुम मुझ पर इस कदर एतबार करते हो। यकीन करो वैदान, उसके लहजे में गहरी संजीदगी दर आई। अगर किसी मरहले पर खुदा न खास्ता किसी किस्म की कोई गड़बड़ होगी तो मैं तुमसे किया हुआ वादा अपनी जेब से पूरा कर दूंगा। तुमसे जो तय हो गया वो बहर सूरत कैश की सूरत में तुम्हें जरूर मिलेगा। मुझे तुम्हारी दोस्ती पर फख्र है शोएब, मैंने पूरी सच्चाई के साथ कहा। इंशाअल्लाह कोई गड़बड़ नहीं होगी। बिलफर्ज कोई अपसेट भी हो जाता है तो मेरे नजदीक ये इतना बड़ा इशू नहीं होगा। हमारी दोस्ती को किसी इम्तिहान से गुजरना पड़े। दोस्ती हर फायदे नुकसान पर फोकियत रखती है। यार तुम तो दिल मोल लेने वाली बातें कर रहे हो, वो एक नीचा कहका लगाते हुए बोला। इस किस्से को एक तरफ रखो और जल्दी से बताओ तुम्हारे पास कौन सी खुशखबरी है। बातों में लगाकर तुमने उस तरफ से मेरा ध्यान हटा दिया है। मैंने एक तवील सांस खारिज की, फिर शोएब गोरी के सवाल के जवाब में आज शाम से लेकर थोड़ी देर पहले तक पेश आने वाले वाकयात की तफसील उसे सुना दी। मेरी बात के इख्तिताम पर वो चिल्ला उठा, ब्रो यू आर ग्रेट, तुम्हारे इस कारनामे ने मेरे कलेजे में ठंडक उतार दिया। वेरी नाइस, खस कम जहां भाग। फिर मैंने शोएब को पुलिस वालों के उस कारनामे से भी आगाह किया जिसमें तोन मार्का इंस्पेक्टर अपने एएसआई को एतमाद में लेकर उन वाकयात को पुलिस का मुकाबले का रंग देकर अपने क्रेडिट पर दर्ज करवाने का प्रोग्राम बना चुका था। पूरी बात सुनने के बाद शोएब ने कहा, होता है, ऐसा भी होता है, यहाँ चलता है, चलने दो वैदान मियाँ, किस किस की इस्लाह करते फिरोगे। हम बहसीयत मजमूई एक करप्ट मुआशरे की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। दवा से इलाज मुमकिन नहीं, अब सर्जरी के बगैर चारा नहीं। अगर ज़बान कलामी और इस्लाही बातों से सुधार मुमकिन होता तो फिर CFK के क़याम की क्या जरूरत थी। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना वैदान? ये उसका स्टाइल नहीं था। आज शोएब बड़े मुख्तलिफ अंदाज में बात कर रहा था। वो जो कुछ कहना चाह रहा था मैं बड़ी वजह से समझ रहा था। वो एक हकीकत बयान कर रहा था जिसे समझने के लिए बहुत ज्यादा अक्लो दानिश की जरूरत नहीं होती। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, शोएब तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वो चौंके हुए लहजे में बोला, वैदान इस वक्त रात का 1 बज रहा है, कल सुबह तुम्हें बहुत जल्द उठना होगा, इसलिए अब कुछ नींद भी ले लो। पिछले चंद घंटों में तुमने बहुत मारा मारी की है, तुम आराम की जरूरत महसूस कर रहे होगे। हाँ ये बात तो है, मैंने कहा। मैं फ्रेश होने के बाद सो जाऊंगा। तुम्हारा टिकट और दीगर कागजात तो तुम तक पहुंच गए हैं ना? हाँ कबीर शान इस सिलसिले में मुझे बड़ी जल्दी दिखाई है, और किसी चीज की जरूरत हो तो बता दो। वो दोस्ताना अंदाज में मुस्तफसर हुआ। मैंने कहा, सब ठीक है, तुम मुतमईन रहो। शोएब गोरी ने किसी फौरी ख्याल के तहत पूछा, वैदान तुमने जिस खंजर के तबस से मियां जाहिद को जहन्नुम रसीद किया है वो हर वक्त तुम्हारे पास रहता है ना? मैंने इस बात में जवाब देते हुए बताया, यह खंजर मेरे मरहूम दोस्त इम्तियाज अली की निशानी है। ये निशानी एक यादगार, एक मददगार की हैसियत से मेरी पिंडली पर बंदे चर्मी केस में मौजूद रहता है। तुम इतने समझदार हो कि एक छोटी सी बात की तरफ तवज्जो दिलाता मैं अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी ये बात अभी अभी मेरे जहन में आई है, इसलिए जरूर कहूंगा। उसने इतना कहकर जरा तवक्कुफ किया, फिर बोला, एयरपोर्ट पर तुम्हारी और तुम्हारे सामान की चेकिंग होगी। तुम इस हथियार को अपने साथ ना ले जाओ तो अच्छा है। आम इस्तेमाल की छुरी चाकू की बात दूसरी है, मगर ये जालिम तो अपनी शक्ल ही से इंतहाई खतरनाक और सफाक नजर आता है। तुम्हारा इस सिलसिले में क्या ख्याल है? मैंने कहा, मैं तुम्हारे ख्याल से मुत्तफिक हूँ। इस खंजर के सिलसिले में तुम्हारी हिदायत को याद रखूंगा। विश यू गुड लक एंड अल्लाह हाफिज। शोएब ने अलविदाई अंदाज में कहा।
मैंने खुदा हाफिज कहकर रिसीवर रख दिया। उसी लम्हे फोन की घंटी पूरे तमतराक से दोबारा बज उठी। इसका मतलब यही था कोई पहले से मेरे नंबर को ट्राई कर रहा था और जैसे ही मैंने रिसीवर रखा उसकी बंद आई। तीसरी घंटी पर मैंने रिसीवर उठाकर माउथ पेस में हेलो कहा। यार वजदान, तुम खैरियत से तो हो ना? मिनास बाकर की आवाज मेरी समाज से टकराई। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मगर आपकी आवाज से घबराहट झलकती है। खुदा न खासा कोई और गड़बड़ तो नहीं हो गई? वो कदरे संभल कर बोला, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत कुछ हो सकता है। मैं शाम से लेकर अब तक 20-25 मरतबा तुम्हें ट्रेस करने की कोशिश कर चुका हूँ। तुमसे राब्ते के लिए मेरे पास यही एक फोन नंबर है। पहले तो बेल जा रही थी, किसी ने फोन अटेंड नहीं किया, और अब काफी देर से तुम्हारा फोन एंगेज मिल रहा था। क्या तुम घर में नहीं थे? मैंने मसलत के तकाजे को निभाते हुए हल्का सा झूठ बोला। मिनाज साहब, मैं आज शाम पिक्चर देखने निकल गया था, अभी थोड़ी देर पहले वापस आया हूँ। फ्लैट में कदम रखते ही एक दोस्त का फोन आ गया, जिससे फारिग हुआ तो आपका फोन लग गया। एक लम्हे के तवक्कुफ से मैंने इजाफा किया, आप किस किस्म की गड़बड़ का जिक्र करें हैं? आपकी बेटी शबाना तो खैरियत से है ना? अब तो उसकी शादी में सिर्फ एक हफ्ता बाकी रह गया है। शबाना और घर के दीगर अफराद बाखैरियत हैं, वो जल्दी से बोला। फिर असल मौजू की जानिब मुड़ते हुए उसने कहा, फजतान, मैंने चंद रोज कबल तुमसे एक जराइम पेशा गिरोह का जिक्र किया था जो यहूदी लाबी के जेर असर इस शहर में सरगर्म अमल है। वो लोग दहशत गर्दी और बदअमनी के वाकयात में इस तरह मुलव्वस हैं कि किसी को उन पर शक नहीं हो सकता। मुकामी अफराद पर मुश्तमिल ये गिरोह बज़ाहिर बहुत समाजी और फलाही काम करता है। अवाम उनके चेहरों के पीछे पोशीदा यहूदी अज़ाइम को नहीं पढ़ पा रहे, इसलिए वो कामयाबी से अपना मिशन जारी रखे हुए हैं। मिनाज बाकर सांस लेने को रुका तो मैंने कहा, हाँ, आपने ऐसे किसी गिरोह का जिक्र किया था और ये भी बताया था कि आप उन लोगों के खिलाफ किसी खुफिया किस्म की तहकीक में लगे हुए हैं, जिसमें किसी मरहले पर आपको मेरी मदद की जरूरत होगी। वो मरहला आ गया वजदान, वो पुरजोश अंदाज में बोला। मैं इस वक्त बड़ी शिद्दत से तुम्हारी जरूरत महसूस कर रहा हूँ। इस वक्त बेइख्तियार मेरे मुंह से निकल गया, मैं जानता हूँ रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी है। एयरपेस में मनास बाकर की आवाज उभरी। ये किसी शरीफ आदमी के आराम और नींद का वक्त है, लेकिन मैं तुम्हें जरूर जहमत दूंगा। इस जहमत के लिए पेश की माजरत कबूल कर लो। मैंने जल्दी से कहा, मिनास साहब, इस किस्म की बातें करके मुझे शर्मिंदा ना करें। आप मेरे बुजुर्गों जैसे हैं, हुक्म करें, मैं आपके कौन से काम आ सकता हूँ। वैसे आपकी इज़्तिरारी हालत को देखकर लगता है आपने उस यहूदियत नवाज जुर्म पेशा गिरोह के बारे में कोई नहायत ही अहम राज पा लिया है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? यू आर राइट, वो मजबूत लहजे में बोला। मैंने उस खबीस गिरोह के 2 अफराद को ट्रेस कर लिया है। इस सिलसिले में मेरे अखबार क्राइम रिपोर्टर ने बहुत ताउन किया है। शहजाद अली सिर्फ क्राइम रिपोर्टर ही नहीं बल्कि मेरे एतमाद का आदमी है। तुम उसे मेरे उन ताल्लुकदारों में शुमार कर सकते हो जो बायक वक्त दोस्त भी होते हैं और मुलाजम भी। उनकी मुलाजमत मुआवनत से कहीं आगे की चीज होती है। रिसीवर खान से लगाए खामोशी से मिनास बाकर की बात सुन रहा था। वो सिलसिला कराम को जारी रखते हुए बोला, वहीदान, अगरचे शहजाद अली लड़ाई भिड़ाई के कामों का माहिर है, क्राइम रिपोर्टर होने के नाते वो काफी चाबक दस्त और समझ बूझ का मालिक भी है, मगर इस मरहले पर मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ रहो, बल्कि वो तुम्हारे अंडर काम करे। मैं तुम्हारी मामला फहमी और दूर अंदेशी का कायल हो चुका हूँ। तुमने जिस बहादुरी, समझदारी और जुरात मंदी से मेरे दोस्त सुल्तान की इकलौती बेटी मुमताज को डाकुओं के चुंगल से न सिर्फ छुड़ाया बल्कि उसके अगवा के जिम्मेदारों को इबरतनाक अंजाम से दो चार किया था, ये किस्सा तो मैंने मुमताज और काजी सुल्तान की जबानी सुना था। मगर तुमने जिस हिकमत अमली से काम लेकर दूसरी मर्तबा मुमताज को बचाया, वो सब तो मेरे सामने के वाकयात हैं। मुझे तुम जैसे किसी जवान ही की जरूरत थी। मुझे यकीन है अब मेरा मिशन पाए तकमील को जरूर पहुंचेगा। मिनाज बाकर बहुत ही जोश और जज्बे के साथ लगातार बोल रहा था। उसे सुनकर मुझे हैरत होने लगी। मैंने अब तक उसे इंतहाई गमगो और गैर जज्बाती पाया था। वो एक ऐसा शख्स था जिसके साथ किसी भी मौजू पर तवील गुफ्तगू नहीं हो सकती थी। वो 2 और 2 4 की तरह टू द पॉइंट बात करके मामला निपटा देता था। ऐसे शख्स की कारवानी के साथ नॉन स्टॉप बोलना खिलाफे मामूल था। उसे एक बात ये भी समझ में आई कि मौजूदा मामले से उसकी गहरी जज्बाती दिलचस्पी थी। मैंने मिनाज को एक सच्चा और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी पाया जो मुल्क दुश्मन अनासर से शदीद नफरत करता था। जज्बाती वाबस्तगी सख्त से सख्त इंसान को भी उसके कौल से बाहर आने पर मजबूर कर देती है। शायद मिनाज बाकर के साथ भी कुछ इसी किस्म का मामला था। मैंने उसकी पूरी बात तवज्जो से सुनने के बाद कहा, मिनाज साहब, इस सिलसिले में आप मुझसे क्या ताउन चाहते हैं? वो बोला, मैंने जिन 2 अफराद का जिक्र किया है वो गुलिस्तान जोर के एक फ्लैट में मुकीम है। ये अपार्टमेंट्स बिल्डिंग गुलिस्तान जोर के आखिरी सिरे पर वाक़ है, जिसके ज्यादातर फ्लैट्स अभी गैर आबाद हैं। मैं चाहता हूँ तुम शहजाद अली के साथ वहाँ पहुँचो और उन लोगों से उस गिरोह के बारे में मजीद उगलवाने की कोशिश करो। जबान खुलवाने के सिलसिले में तुम पुलिस वालों से 4 रात आगे हो। मैं जल्द अज जल्द अपने शहर से यहूदी लाबी के कदम उखाड़ना चाहता हूँ। एक लम्हे के तवक्कुफ से उसने बताया, उन 2 अफराद के नाम जहांगीर और फवाद मालूम हुए हैं। मैंने पूछा, क्या ये ऑपरेशन आज रात ही होना जरूरी है? बेहद जरूरी है, वो 2 टोक लहजे में बोला। मैं गहरी सांस लेकर रह गया। वो जल्दी से बोला, इन जराइम पेशा लोगों के मिजाज और प्रोग्राम का कुछ भरोसा नहीं होता। ये लोग पल पल अपने ठिकाने बदलते रहते हैं। आज जहांगीर और फवाद गुलिस्तान जोर के उस फ्लैट में हैं। मुमकिन है कल किसी इमरजेंसी में वो कहीं और शिफ्ट हो जाएं। मैं इस मौके को जाया नहीं करना चाहता।
अगर ये सुराग हाथ से निकल गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं मिनाज साहब, मैंने मुतज़ब्ज़ब अंदाज में कहा। वो मेरे लहजे में छुपी उलझन को फौरन महसूस करते हुए बोला, तुम किस सोच में डूब गए वजदान? कुछ नहीं। कोई प्रॉब्लम है इस वक्त आने में कोई दुश्वारी नहीं, मैंने जल्दी से कहा। फिर पूछा, मुझे कहाँ पहुँचना होगा और कितने बजे तक पहुँचना होगा? मैं चाहता हूँ 1-2 घंटे में सब निमट जाए। वो जहाँ दीदा आदमी थे मेरे लहजे में शामिल गुरेज नुमा तजब्जब ने उन्हें बता दिया कि इस वक्त मैं किसी नायत ही पेचीदा मामले में उलझा हुआ हूँ। वो नायत ही शफकत के अंदाज में बोला, मुझसे खुलकर बात करो वजदान, मैंने महसूस किया है तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। मैंने खुद को पेश आमदा सूरत हालात की वजाहत करते हुए कहा, मिनाज साहब, ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक मेरी साथी साहिल को आज सुबह कराची से लाहौर रवाना कर दिया जाएगा, जहाँ से वो मेरे दरीना दुश्मन मलक नवाज़ अली की हवेली में पहुंचा दी जाएगी। मैं कल सुबह 8 बजे की फ्लाइट से लाहौर जा रहा हूँ। ये प्रोग्राम फुल एंड फाइनल है। ओह, मिनाज बाकर गहरी सांस लेकर रह गया।